हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, नया सेट आ गया है बिहार दरोगा मेंस का, एडिटोरिया का, और इसका हम लोग डेली एक सेट का प्रैक्टिस शुरू करेंगे और इसका फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दयाराम सहनी किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? दयाराम सहनी किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और ये इसका खोज जो किया गया था दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था पूछे तो 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों अनेकांतवाद का जो संबंध है वो है जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। जैन धर्म का संस्थापक आप लोग जानते होंगे। जैन धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था? तो ऋषभदेव था। ऋषभदेव को बोला जाता है जैन धर्म का संस्थापक। ठीक है, तो अनेकांतवाद का जो संबंध है किस धर्म से है दोस्तों? तो जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो चोल शासन प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी दोस्तों? तो वो था स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो था चोल शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल का जो राजधानी था दोस्तों, चोल का जो राजधानी था, तो राजधानी जो था, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, चोल का राजधानी तंजौर था। चोल का राजधानी कहाँ था? तंजौर था। और इसका प्रसिद्ध शासक पूछा जाए या सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो वो डेट के साथ दिया हुआ है, देखिए 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें ये किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और मुगलों के बीच हुआ था। मुगल थे, सॉरी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मान सिंह कर रहे थे। और इसमें दोस्तों किसकी जीत हुई थी? मुगल सेना की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिला का स्थापना किसने किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिला का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कब भारत आए थे? तो दोस्तों पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो कब भारत आए थे? तो 1192 ईस्वी में भारत आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों ये भी चिश्ती संप्रदाय के ही थे। ठीक है, ये भी चिश्ती सिलसिला के थे, लेकिन स्थापना जो किया गया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल कानील इमारत में सर्वप्रथम पित्रा दुरा नामक जराव का काम किया गया था? तो पित्रा दुरा नामक जराव का जो काम किया गया था वो किया गया था दोस्तों एतमा उदौला के मकबरा में। सबसे पहले किस में किया गया था? तो एतमा उदौला का मकबरा, जो कि नूरजहां ने कब बनाया? इसको बनवाया था नूरजहां ने, और कब? 1626 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, सर्वप्रथम इसी में पित्रा दुरा नामक जराव किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तबकात ए नासिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो तबकात ए नासिरी पुस्तक जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अलबरूनी का पुस्तक है दोस्तों तारिक उल हिंद, जिसको याद रखेंगे। अमीर खुसरो का पुस्तक ख्वाजन फुतुर, ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? तो दास प्रथा का जो अंत हुआ था दोस्तों एलन बैरो के समय हुआ था। कब हुआ था? एलन बैरो के समय हुआ था। और पूछे कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वो था लॉर्ड कैनिल। लॉर्ड कैनिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो केरल के मालाबार तट पे हुआ था। ठीक है, तो कई बार ये डायरेक्ट केरल न दे के मालाबार तट दिया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके जो नेता थे वो थे अली मुसलियार। इसके नेता कौन थे? तो इसके जो नेता थे अली मुसलियार। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे।
अली मुसियार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की नीति जो सबसे पहले लागू की गई थी वो कहाँ पे लागू की गई थी दोस्तों? तो वो लागू किया गया था बंगाल में। और कब लागू किया था? तो 1793 ईस्वी में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो कर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था दोस्तों 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो था दोस्तों इसका स्थापना किया गया था किसके द्वारा? विनय दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक है। बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 1916 में दोस्तों क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ मिल गए थे। और पूछे कौन अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों एनी बेसेंट की। किसकी? एनी बेसेंट की। अगला क्वेश्चन है गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1932 ईस्वी में। डेट पूछे तो 24 सितंबर। इसका डेट याद रखेंगे 24 सितंबर, कई बार डेट के साथ दे देता है। अगला क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व शौचालय दिवस 2021 का जो थीम था वो था वैल्यूइंग टॉयलेट, वैल्यूइंग टॉयलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तनामी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों तनामी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो राकस ताल से होता है। राकस ताल, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट ही है दोस्तों, राकस ताल वहीं से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों अगर पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा अनाईमुडी, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हो जाएगा डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, तो देखिए शीत ऋतु में वर्षा पूछ रहा है, तो उत्तर भारत में जो होता है शीत ऋतु में वर्षा वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर पूछे तमिलनाडु के तट पे तो उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तट पे होता है। और भारत के अधिकांश भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होता है? वर्षा होता है। तो तीनों याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? तो चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होता है वो कौन सा मिट्टी है? तो हो जाएगा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है दोस्तों वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है और इसका परसेंटेज जो है दोस्तों 90% है। 2 नंबर पर आता है दोस्तों बिहार। बिहार में कितना है? 88% के आसपास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो मणिपुर में है, ठीक है। मणिपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? सरहिंद नगर परियोजना जो है दोस्तों वो पंजाब राज्य में है। सरहिंद नहर परियोजना जो है पंजाब राज्य में है। और पूछे किस नदी पे है? तो दोस्तों ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? तो धान की डलिया जो कहा जाता है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है, ठीक है। और पूछे एशिया का अंडे की टोकरी किसको कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को एशिया का अंडे का टोकरी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जो होगा क्लोरोवियम होगा। क्लोरोवियम जो है जीवाणु है जो कि मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। कौन हो जाएगा? क्लोरोवियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो नंदा देवी जो है वो किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है।
वहीं पूछे अगर फूलों की घाटी, तो ये भी उत्तराखंड में है। अगला है दोस्तों मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसका संबंध जो है दोस्तों वो हो जाएगा ओजोन परत से। किससे है? ओजोन परत से। और ये कब आया था? तो 1987 ईस्वी में आया था। ठीक है। एक्चुअली मॉनिट्रियल जो है एक कनाडा में एक जगह है, वहीं पे ओजोन परत के संरक्षण के लिए उद्देश्य से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे को मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। मॉनिट्रियल एक जगह है जो कि कहाँ में पड़ता है? कनाडा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? गोल्डन राइस में जो है दोस्तों वो पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। और इसमें दोस्तों बीटा कैरोटीन की भी अधिकता होती है। इसका जो रंग होता है गोल्डन राइस का वो पीला होता है। किसके कारण? पूछे किसके कारण इसका रंग पीला होता है? तो बीटा कैरोटीन के कारण इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था 2005 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित नहीं रहता है? तो डीएनए में क्या क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन ये सारा उपस्थित रहता है। ठीक है। इसमें एक थाइमिन भी है जो उपस्थित रहता है, लेकिन यूरेसिल जो है वो उपस्थित नहीं रहता है। साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और साथ में एक थाइमीन भी रहता है। तो ये चार चीज़ जो है डीएनए में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? तो कवक में जो भोजन संचित होता है दोस्तों वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है रेब्डो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। तो रेब्डो वायरस से जो बीमारी होती है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाता है रेबीज। रेबीज जो होता है रेब्डो वायरस से होता है। ठीक है। वहीं इन्फ्लुएंजा जो है वो मैक्सो वायरस से होता है। डेंगू जो है अरबो वायरस से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है? तो किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वो कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में उपस्थित होता है तो क्लोरोफिल में जो उपस्थित होता है दोस्तों मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएलएक्स क्या है? तो पीएलएक्स जो है दोस्तों पीएलएक्स क्या है? तो पीएलएक्स एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है दोस्तों पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लार जो होता है उसका पीएच का मान कितना होता है? मनुष्य का जो लार होता है उसका पीएच मान होता है दोस्तों 6.5 से 7.5 के बीच, मतलब ठीक है इतना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा कितना होता है? सीएनजी गैस में दोस्तों मीथेन की जो मात्रा होता है 80 से 90% होता है। सीएनजी का जो गैस होता है उसमें क्या होता है? मीथेन होता है। और कितना होता है? तो 80 से 90% होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो गुण होते हैं वो आवर्त फलन होते हैं किसके? तो परमाणु संख्या के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोल गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? रोल गोल्ड वही है दोस्तों जो औरत लोग गहना पहनती बोलती है रोल गोल्ड गहना है। तो वो जो होता है मिश्रण होता है दोस्तों वो सोने की तरह लगता है लेकिन वो जो सोना नहीं होता है। और उसमें क्या किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पद्म श्री विजेता शांति देवी का निर्धन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका जो संबंध था दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता। वो क्या थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। और ये किस राज्य की थी? तो दोस्तों ये उड़ीसा की थी। शांति देवी जो थी वो उड़ीसा राज्य से थी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो प्लायन वेग का जो मान होता है पृथ्वी के लिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अगर इस वेग से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो वापस मुड़ के नहीं आता है। ठीक है। अगला है लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पे निर्भर नहीं करता है? तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो किस पे निर्भर नहीं करता पूछ रहा है। तो दोस्तों ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, ताप पे निर्भर करता है, लंबाई पे भी करता है और गुरुत्वीय मान पे भी करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है T=2π√L/g। तो देखिए L जो होता है लेंथ पे डिपेंड करेगा, G पे भी डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। वहीं ताप पे भी डिपेंड करता है क्योंकि ताप बढ़ने से लंबाई क्या होता है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरणें निकलती है? तो
टेलीविज़न का जो रिमोट कंट्रोल जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उससे कौन सी किरण निकलती है? तो उससे जो किरण निकलती है दोस्तों वो इंफ्रारेड किरण निकलती है। कौन सी किरण निकलती है? तो इंफ्रारेड किरण निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का मोटा या पतला होना किसके गुण गुण पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो पतला और मोटा होना जो है वो दोस्तों वो निर्भर करता है तारत्व पे। इसको पिच भी बोला जाता है। ध्वनि का पतला या मोटा होना ये तारत्व पे निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिनवर्म या द्रेथवर्म किस संघ के जीव है? तो दोस्तों बच्चों के आंत में जो विकसित होने वाले ये जीव हैं वो किस वर्ग में आते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एक्सेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जीन शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो जोहानसेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जोहानसेन के द्वारा। और कब किया गया था पूछे तो 1909 ईस्वी में किया गया था। वहीं मेंडेल जो है उसको अनुवांशिकता का पिता बोला जाता है। और वाटसन जो है दोस्तों जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाटसन जो है ये जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मच्छर को नियंत्रित करने के लिए जो मछली का प्रयोग किया जाता है वो मछली है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है मच्छर को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो हल्दी का जो खाने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रकंद। क्या बोलते हैं? तो प्रकंद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? तो एनीमिया नामक बीमारी जो होती है दोस्तों वो होता है विटामिन B12 के कारण। ठीक है, विटामिन B1 से होता है दोस्तों बेरी, B2 से जो B2 से दोस्तों क्या होता है? तो B2 से त्वचा फटने लगता है। एनीमिया B12 से होता है एनीमिया। B12 से B2 से त्वचा फटता है। विटामिन ये नहीं होगा, B2 नहीं होगा, विटामिन B12 होगा। ठीक है, एनीमिया। B2 में हो जाएगा दोस्तों त्वचा का फटना। विटामिन D से हो जाएगा रेक्टेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान के भाग 4 के क में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किससे लिया गया है? तो दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। इसमें कौन से आर्टिकल में है? तो 51 के क में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसका जो गठन किया गया है वो 1853 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1853 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो का प्रावधान है जो दोस्तों वो संविधान के अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, 21 में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल नहीं होता है विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, साथ में दोस्तों इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पूछे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो दोनों भाग लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो है संजू वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के जो महान न्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसादपरंत होते हैं। वो राष्ट्रपति अपने अनुसार इसको हटा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत पूछेगा? तो आर्टिकल 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये कथन जो है असत्य है। न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद इसको न्यूनतम उम्र जो होता है इसका न्यायाधीश बनने हेतु सीमा निर्धारित नहीं है। इसके लिए कोई दोस्तों सीमा निर्धारित नहीं है, बाकी सब जो है दोस्तों वो सही है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? तो इसमें जो देखेंगे वरीयता क्रम में वो सबसे पहले आ जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया? पहले जो था शिक्षा वो संवर्ती सूची में, राज्य सूची में था, सॉरी केंद्र सूची में था, लेकिन इसको हटा के राज्य सूची से हटा के संवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, और कब डाल दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में इसको डाल दिया गया था 1976 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जो हुआ था राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र का रंग किस कलर का होता है? तो चक्र का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है नीला रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो कहा जाता है दोस्तों वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन में आपातकाल लागू नहीं कर सकता, लेकिन युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और जब देश में सशक्त विद्रोह हो जाए तो उस समय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो हेराल्ड डोमर मॉडल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब है? तो 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, 1951 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनबिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो लिखा गया था दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों गिनी गुणांक के द्वारा जो मापन किया जाता है वो किसका मापन किया जाता है? तो आय विवरण विषमता का मापन किया जाता है गिनी गुणांक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो आरंभ किया गया था 2005 में। कब आरंभ किया गया था? तो 2005 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो वंदना कटारिया का जो संबंध है दोस्तों वो हॉकी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात की दर बढ़ा दे तो इसमें बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इससे जो बैंकों के साख सृजन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वो हो जाएगा साख सृजन क्षमता इससे घट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार की जो स्थापना की गई थी वो 1992 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोक ब्रोक दिवस मनाया गया? तो कोक ब्रोक दिवस जो मनाया गया है दोस्तों वो त्रिपुरा में मनाया गया है। और कब? 19 जनवरी को मनाया गया है। इस दिवस को त्रिपुरी दिवस के रूप में भी माना जाता है, त्रिपुरी दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये जो स्थापना किया गया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। 24 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को पूछे तो अभियंता दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रेड क्रॉस की जो स्थापना वो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो 1863 ईस्वी में किया गया था। रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो विश्व का जो सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है दोस्तों वो है टोक्यो। टोक्यो जो है दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, वहीं पे पूछे अगर प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच पूछे तो मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछे तो डुरंड रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गणितीय चिन्हों वही सही सुन ये गणित का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो गणित चिन्हों का सही सुनियोजित करते हुए जिसका कर्मी रूप चिन्हों के स्थान पर रखने से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि कौन कट रहा है, भाग वाला को लीजिए और देखिए कहाँ कट रहा है तो वहाँ पे फिट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा 72 भागा 7 प्लस 64 माइनस 11 गुने 6 बराबर 4। तो ए नंबर जो इसका है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। अब देखिए पश्चिम दिशा में चलती है तो पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो पश्चिम में 120 किलोमीटर चलेगी, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण में 30 किलोमीटर दक्षिण में चलेगी, फिर स्टेशन पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर पूर्व में, फिर 80 किलोमीटर पूर्व में चलेगी। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी अपनी आरंभिक बिंदु, यह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये इधर के तरफ है। तो इधर के तरफ कौन सा दिशा हो जाएगा? तो देखिए ये हो गया उत्तर, ये उत्तर हो जाता है दोस्तों, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो देखिए ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो इसको क्या रख सकते हैं? पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है और पूछ रहा है अगला टर्म क्या होगा पीओ के साथ वाला। तो इसमें देखिए ए और के, तो ए का जो संख्या है वो देखिए एक और के कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो के कितने नंबर पे आएगा उसको लिखना है 11 और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 12। वैसे ही जी का कितना हो जाएगा 7 और बी का कितना हो जाता है 22, दोनों को जोड़ दीजिए आ जाएगा क्या 29। इसी तरीके से हम इसका निकाल देंगे तो पी का हो जाएगा 16 और ओ कितने नंबर पे आता है? तो 15 नंबर पे, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प को चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्द के मध्य है। तो घोड़ा हिनहिनाता है, तो उसी तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बत्तख कैं कैं करना। ठीक है, बाकी सभी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है राहुल को 60 से निरूपित लिखा गया है। तो देखिए इसमें राहुल का जो वर्ड है उसको आप ऐड कर लीजिए राहुल के लिए। तो राहुल की आर कितने पे आएगा? तो 18 पे, 1 पे, एच पे। तो इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरीके से अरुण के लिए जब अरुण को ऐड करेंगे, अरुण के मतलब जैसे ए, तो ए का 1, आर कितने नंबर पे आता है? तो 18 पे, यू कितने पे आता है? तो 21 पे, और एन कितने पे आता है? तो 14 पे। इस सब को जब ऐड करेंगे तो आपको ऐड करके आ जाएगा 54। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 54, और 54 कौन सा है? तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या चुनना है। इसका जो देखना है इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस तरीके से 6, 24, 60, 120 और ये लिखना है और इसमें से आप घटाते चलिए। तो घटाएंगे तो पहले देखिएगा तो 18, 36, 60, 90 इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक ट्रेंड बनेगा, दोनों माइनस करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 336। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 24, 35, 51, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सबका डिफरेंस निकाल लीजिए। सब में डिफरेंस निकालेंगे तो एक बार डिफरेंस निकालिए, फिर दूसरी बार डिफरेंस निकालिएगा तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 139। ठीक है, मैथ का और रीजनिंग सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, आप लोग को बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है और आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो तो इस तरीके से 2 बार इसको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो पूछ रहा है वो आकृति कौन सा है जो इसको खुलने से प्राप्त होता है? तो जेड की आकृति पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए केवल एक वो है इस तरीके से। तो इसमें देखिए एक वाला कौन सा है? तो 2 है, तो 2 वाला जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए दिखेगा, केवल एक है कि नहीं? यहाँ पे एक है, इस पे भी क्या एक है इस तरीके से है ना, यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो यहाँ एक ही रहेगा, 2 इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या है दोस्तों वो हो जाएगा 28। सॉरी, हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 28 हो जाएगा।
इसको आप लोग काउंट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान कीजिए जो पैटर्न को पूरा करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके पैटर्न को बनाना है। ठीक है, पैटर्न कैसे बनेगा देखिए, यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ और ऐसे, तो देखिए यही वाला आ गया कि नहीं, सेम चीज़ को मिला दीजिए, बन जाएगा पैटर्न। अगला क्वेश्चन है, 15%, 20% और 25% की छूट मिलने से कितने प्रतिशत की एकल छूट होगी। अब देखिए कितना परसेंट मिल रहा है छूट, पहले 15%, फिर 20%, फिर 25%। तो मान लीजिए कोई संख्या 100 है, इसमें से 15% छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, 15 घटा देंगे। अब 85 का 20% निकालना है, 20% छूट करना है, तो 20% क्या होता है, 20% को तोड़ेंगे तो 1/5 होगा। तो 85 का 1/5 कीजिए और इसमें से घटा दीजिए, तो 85 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो इसमें से 17 घटा देंगे, 17 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा कितना, तो 17 घटा देंगे आ जाएगा 68। अब 68 से फिर क्या बोल रहा है, इस पर 25% का डिस्काउंट हो रहा है, तो 25% का डिस्काउंट करेंगे तो 25/100, तो 1/4, तो 1/4 और इसको 1/4 करेंगे तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 49। ठीक है, देखिए 68 हुआ ना इस तरीके से, सॉरी, इसमें से 100 है तो 100 में से आपको क्या बोला, पहले कितना 15% का डिस्काउंट करना है, 100, इसमें से 15% का डिस्काउंट कराएं तो कितना आ जाएगा 85। अब देखिए 85 में से कितना परसेंट डिस्काउंट करना है, तो 20%। तो 20% कितना होता है 1/5, तो 1/5 85 का 1/5 करेंगे तो 85 माइनस 17 हो जाएगा। तो 85, इसका 20% निकालना है, तो 85 माइनस 17 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 68। ठीक है, अब 68 में से घटाना है 25%, 68 का 25%, तो 25% 1/4 हो जाता है, तो 25% कितना, तो 68 में से 68 में से आप घटा देंगे 68 में से यहाँ आप घटा दीजिए 68 का 25%, तो 25% तो 1/4 होता है, तो 4, 4 एकम 4, 7 चौक घटाए 17, तो 17 आप इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 51। तो 100 में 100 रुपया क्या था 51 रुपया में दिया, कितना परसेंट का छूट हुआ, तो 49% का छूट हुआ, 49% आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी को 6% के हानि पे बेचता है, यदि उसे उस वस्तु को 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का अधिक लाभ होता। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर 92 का, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 400। अब देखिए कैसे हुआ इसको देखते हैं। पहले क्या था, मान लीजिए कि 100 रुपया में 100 रुपया उसका दाम था, 6% की हानि पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 6% का हानि में तो 94 रुपये में बेचेगा, है कि नहीं। अब देखिए अब उस पर क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ होता अगर 64 रुपये अधिक में बेचता, तो 10% लाभ होता मतलब 110 रुपये में बेचता, 10% का लाभ होता तो कितना अधिक है। देखिए इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 16 अधिक है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना है 64, वहीं 100 यूनिट के निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा 64 बट्टे में 16 गुने 100 आ जाएगा क्या 400, इसका आंसर हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर से जाता है और इसे 18 किलोमीटर, इसमें कुछ नहीं, एक याद धारा की दिशा x, उसका मतलब गति मान लीजिए x और धारा का मतलब y, तो x प्लस वाई प्रतिकूल दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई x माइनस वाई से जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा आपको 12 और x प्लस वाई हो जाएगा 18, x प्लस वाई हो जाएगा आपको 18, क्योंकि साथ धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो घट जाएगा। इस यहाँ से आप x निकाल दीजिए y निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्या का योग पूछ रहा है। तो अगर एक संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 5 और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 10, और ये क्या दिया हुआ है आपको 225 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 3x इजकल टू 210 हो जाएगा, तो x आप 70 निकाल लेंगे, तो यहाँ से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 75, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका जो 80 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 0.23 पे बार, तो इसका जो आंसर होगा 23, और जितना पे बार है उतना पे 9 लिख दीजिए, तो 23/99 आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 96,
इसका जो आंसर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल का विकर्ण पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस फार्मूला से निकाल दीजिएगा आप, √L² + B² + H², और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5√2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों साइन और कॉस का वैल्यू पुट करिएगा, आपको आंसर आ जाएगा C नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा C नंबर 8 दिन, सॉरी 98, इसका 99 नंबर है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 8 पूर्ण, इसका जो आंसर हो जाएगा वो A नंबर हो जाएगा 4 दिन। इसको किस तरीके से निकालेंगे, कुछ नहीं, A 10 दिन में करता है, B 12 दिन में करता है, और C कितने 15 दिन में करता है। सारों का LCM निकाल लीजिए तो आ जाएगा 60। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 10 छके 6, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। तो तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 6 5 11 4 15, तो 15 से इसमें भाग दीजिए, तीनों मिलके 15 4, 15 चौके 60, 4 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये जीवा है, यहाँ पे ये कौन बना रहा है कितना 122 डिग्री, तो ये 122 डिग्री का होगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 244 डिग्री का। इसका डबल होता है बाहर वाला, तो ये वाला जो 180 360 में से माइनस करके निकाल लेंगे तो और ये दोनों कोण बराबर होता है, तो इस तरीके से जो इसका निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा C 32 नंबर। ठीक है। मैथ का डिस्कशन तेज़ी में कर दिए हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।